चलिए बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम अपने 11th केमिस्ट्री के लेक्चर को। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर अपने वक्त के ऊपर शुरू नहीं हो सका, इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो अगर आपको याद है, हम जो जौहर की साख, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ताल्लुक से जब हम बातें कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि हमको बोहर का नजरिया देखना है। ठीक है, बोहर का नजरिया हम देखने वाले थे कि इससे पहले का जो रदरफोर्ड का एटम का नजरिया है, उसके अंदर कुछ खामी आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो जब उसके खामियां दूर करने के लिए अगला जो एटम का मॉडल है वो है बोहर का दिया हुआ। तो हमको बोहर के दिए हुए एटम के मॉडल को देखना था। तो उससे पहले कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिन डेवलपमेंट की बुनियाद पर बोहर ने अपने एटम के मॉडल को पेश किया। तो पहले हम वो डेवलपमेंट्स को देख रहे थे। तो उन डेवलपमेंट्स में से सबसे पहला डेवलपमेंट कौन सा है? बरक़ी मकनातीसी अशाओं का या शुआओं का दोहरा किरदार, पहला डेवलपमेंट। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा एटमी तीर। अब इसमें जो दोहरा किरदार है, मतलब बोहर के मॉडल से पहले हमको दो चीजों को अच्छे से समझना है। एक है दोहरा किरदार शुआओं का, और दूसरी चीज हमको जो देखना है यहां पर, वो एटमी तीर। अब जहां पर बात आएंगी दोहरे किरदार की, तो यहां पर यह बात हमको समझनी थी कि जो कोई भी बरक़ी मकनातीसी शुआएं होती, उन बरक़ी मकनातीसी शुआओं में दो तरह का किरदार हमको नजर आता है। एक होता लहर का किरदार और एक रहता जर्रात वाला किरदार। ठीक है, लहर लहर का जो किरदार है सकता है वेव नेचर, और जो किरदार है कहा जा सकता है पार्टिकल नेचर। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर भी रखती है, लहर वाला किरदार भी रखती है, और साथ ही साथ वो जर्रात भी है। बात समझ आ गई आपको? अच्छा देखिए, जब मतलब पानी की लहर आप देख रहे, तसलसल रहता हूँ, मुसलसिल चलते चले आएंगे। आवाज की जो लहरें होती हैं वो पूरी पूरी एक लहर होती है जो बिल्कुल तसलसल के साथ में चलते चले आएंगे, और इन लहरों को हम इस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है, जबकि जो जर्रात होते हैं, जर्रात के अंदर इस तरह से तसलसल नहीं होता। ठीक है, जर्रात के अंदर क्या होता, एक जर्रा, दो जर्रा, तीन जर्रा, इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं इस तरह। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है कुछ कह रहे थे, जो बरक़ी मकनातीसी शुआएं, और इन बरक़ी मकनातीसी शुआओं में हमारी जो नॉर्मल लाइट है, सूरज से निकलने वाली रोशनी है, दूसरी कोई भी लाइट, वो लाइट भी बरक़ी मकनातीसी शुआएं। तो लाइट के ताल्लुक से भी यही बात, और दूसरी शुआओं के ताल्लुक से भी ये बात की जा रही थी कि कुछ कह रहे थे कि भैया वो जो बरक़ी मकनातीसी शुआएं वो लहर है, और कुछ का कहना था कि नहीं, वो लहर नहीं है, वो क्या है, जर्रा है। जर्रा है या बहुत सारे जर्रात से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, ये बनते हैं जर्रात से, पार्टिकल से। ये पार्टिकल है जो जाकर किसी भी जगह पर टकराते हैं। बात समझ आ गई आपको? अब दोनों के पास में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपनी दलीलें रही होंगी। मतलब जब कभी कोई बात की जाती है तो बात करने के लिए हर शख्स अपनी बात की कुछ ना कुछ दलीलें रखता है, और उन दलीलों की बुनियाद पर उसकी बात रखी जाती है। तो जो लहरी किरदार वाले साइंटिस्ट थे उनके पास में जो दलील थी, दो बहुत अहम दलीलें थे उनके पास में। एक दलील का नाम था इंटरफेरेंस, दूसरी दलील का नाम था डिफ्रैक्शन। अब ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या रहता, इसको हमको यहाँ पर पढ़ना नहीं, लेकिन अभी आप इतना समझ के रखिए कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये उस वक्त चीजें देखने में आती जब कभी लहरें ये खला के अंदर सफर कर रही हैं। जब लहरें सफर करती हैं तो एक चीज, एक कुछ अफ़ाल अंजाम देती हैं, जिन अफ़ाल को हम कह सकते हैं कि एक उनमें से पहले इंटरफेरेंस का और दूसरा है डिफ्रैक्शन का। बात समझ आ गई? तो इंटरफेरेंस भी होता, डिफ्रैक्शन भी होता। तो जो लहरी किरदार मानने वाले साइंसदान थे, उन्होंने इन दो चीजों को दलील माना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। जबकि जो जर्रात मानने वाले थे, इनकी क्या दलीलें थी, किस तरह से उन्होंने देखा, तो हम देखेंगे सियाह जिस्म असर, ब्लैक बॉडी इफेक्ट, और दीगर जो इफेक्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक के बात लहरी किरदार के ताल्लुक से आ गई थी। फिर हमने लहरी किरदार को देखा। फिर लहरी किरदार के अंदर जो अहम चीज हमने समझी, लहर बनाता हूं मैं,
मतलब मान ले ये जो लहर है, लहर है, तो इस लहर में एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का फासला क्या कहते हैं उसको? पिछले लेक्चर में देखा हमने, क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलेंगे, नीचे वाले को ट्रफ बोलेंगे, वो नहीं। ये जो फासला रहता, मतलब ये एक क्रेस्ट हो गया। अब अगला क्रेस्ट इससे आगे आएगा, मिसाल के तौर पर ये अगला क्रेस्ट यहाँ से आया, ठीक है, थोड़ा लाइट हो गया, मान लो है वो वहां पर उस तरह से, ये उतना एक उसके आगे वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का फासला, कल यहाँ पर बात आई थी, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, क्या कहते हैं? तूल्य मौज। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? वेवलेंथ। उसको अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं, उसको लैम्बडा की अलामत से जाहिर किया जाता है। फिर इसी तरह से एक और चीज हमने देखी थी, वो था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ किसी एक पॉइंट से पास होगी। तो एक नुक्ते में से जितनी ज्यादा वेवलेंथ पास होगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। और इनके बीच में एक सीधा सा रिलेशन हमने देख लिया था कि ये दोनों एक दूसरे के माकूस तनासुब में होते, मतलब जिस बरक़ी मकनातीसी शुआ की वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब जिसकी तोले मौज ज्यादा होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगी उसकी तूले मौज कम होगी। बात समझ आई थी? वहां पर हमने उसको इधर भी इस तरह देखा था डायग्राम में कि गैमा शुआएं, एक्स शुआएं, यूवी विजिबल लाइट मरई थी उसको कह सकते, आईआर माइक्रोवेव रेडियो, तवील रेडियो लेंथ। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो गैमा शुआएं, उनकी जो तूले मौज है लैम्बडा, वो बहुत कम है, 10 की कुव्वत -16। अब गौर से देखेंगे, 10 की कुव्वत -16 उनकी तूले मौज है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो 10 की कुव्वत पर हम देखते हैं कि आखिर की जो है इनकी तूले मौज तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी बहुत कम। तो जिसकी तूले मौज ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होंगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसको तूले मौज कम होगी। और जो तवानाई होती है किसी भी मकनातीसी शुआ की, वो तवानाई का और उसकी फ्रीक्वेंसी से, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके अंदर तवानाई उतनी ज्यादा। तो इसीलिए जो सबसे खतरनाक शुआएं हो जाती, कौन सी हो जाती? गैमा शुआएं, गैमा रेडिएशन, ठीक है। डायरेक्टली इंसान अगर उनके कांटेक्ट के अंदर आए से आगे, तो हमने लहर के किरदार के बारे में देखा। मकनातीसी शुआएं वो लहरी किरदार भी रखती है, इस तरह से ये बात आ चुकी थी, ठीक है। अब हमको क्या देखना है? बरक़ी मकनातीसी शुआओं या अशआ की जर्राती फितरत। कौन सी फितरत? जर्राती। पहले कौन सी फितरत देखे हमने? अभी जो फितरत खत्म करी उसकी दो नेचर होते, उसके दोहरा किरदार। एक किरदार लहर वाला, वेव नेचर। दूसरा किरदार देखो आप लोग तवज्जो से नहीं बात को समझ रहे। बोहर दो बातें बताने वाला है, दो बातों की बुनियाद के ऊपर वो अपना जौहर की साख रखेंगे। कितनी बातों की बुनियाद पर रखेंगे? उसमें से पहली बात डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? दोहरा किरदार। दूसरी चीज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम मतलब एटॉमिक चीज। अब चीजें भूलना नहीं आती, ठीक है। दो चीजों की बुनियाद पर बोहर अपनी बात को, जौहर के साख्त को रखने वाले। अब उसमें से हम पहली चीज देख रहे, कौन सी चीज देख रहे? पहली, क्या नाम है उसका? दोहरा किरदार। जब हम दोहरा किरदार को यहाँ पर देख रहे हैं, तो दोहरा किरदार मतलब दो किरदार रहेंगे कि आदमी सच्चा भी है झूठा भी, ठीक है। तो इस तरह से दोहरे किरदार के अंदर हम ये बात करते हैं कि दो अलग अलग नेचर है। तो दो किरदार कौन से है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं? पता है या नहीं आपको? इससे पहले 10 मरतबा बात आपके सामने आ चुकी। दो किरदार जो यहाँ पर आने वाले, एक है लहरी किरदार उसका,
और दूसरा जर्राती किरदार। ठीक है, इससे पहले 4 बार मरतबा बात आ चुकी, आप लोग तवज्जो दीजिए यहाँ पर कि दोहरे किरदार में दोनों भी आएंगे, लहरी किरदार भी आएगा, दूसरा जर्राती किरदार भी आएगा। जो लहरी किरदार होता है उसे हम कहते हैं वेव नेचर, और जो जर्राती किरदार होता है उसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। दोनों भी, लहरी जर्राती, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। अभी हमने लहरी किरदार को देखा, अभी इससे पहले की स्लाइड के ऊपर ये पूरा डायग्राम मैंने बनाया था। ठीक है, आप लोगों को याद नहीं आ रहा, दोहरा किरदार में लहरी किरदार हमने देखा, तो अब जो किरदार हमको देखना है कौन सा किरदार है, जर्राती। कि लहरी किरदार की जो खसूसियात होती है, अब वो लहरी किरदार की खसूसियात थी जो आप कह रहे हैं कि लहर के अंदर, वो लहर के अंदर तूले मौज होता है, वो आपको समझना था। लहर के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपने समझना था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो अभी मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, लेकिन 2 चीजें तो कम से कम आपने याद रखना है कि लहरी किरदार मतलब कौन सा, ऐसा किरदार, और जब कभी लहर होती है, लहर के अंदर क्या होता, तूले मौज होंगे, लहर के अंदर क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 अहम चीजें मैंने बताया, और भी बहुत सारी चीजें होती है लहर में जो अभी हमने नहीं देखी। अब अगला जो किरदार हमको देखना है कौन सा किरदार है, जर्राती किरदार। फिर लहरी किरदार के जो दलाइल थे, वो दलाइल का अभी हमने खाली नाम देखा था, उनको भी तफसील नहीं देखना है। जैसे कि उसमें जो दलाइल इसके दिए जाते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यह बात आ चुकी। बहरहाल, जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, उर्दू में उनको इंसराफ और तदाखुल कहा जाता है। कि इंसराफ और तदाखुल की वजाहत लहर फितरत या वेव नेचर से हो जाती है। मतलब जो कोई भी बरकी मकनातीसी शुआएं हैं, वो जब इंसराफ को शो करेंगी और तदाखुल को शो करेंगी, मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को करेंगी, तो उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि बरकी मकनातीसी शुआएं असल में लहर होती। लेकिन मैं आपको बता चुका कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो इस बात से बहस कर रहे थे कि बरकी मकनातीसी शुआएं लहर नहीं होती, वो क्या होती है, जर्रात। के मतलब कोई लाइट आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए आ रही है, तो कुछ बोल रहे थे एक वेव है जो आई, कोई बोलेगा वेव नहीं, कुछ जर्रात है आपकी तरफ आई। तो जो कह रहे थे जर्रात है, उनके पास अपने दलाइल थे कि कुछ ऐसे नजरियात थे जिनकी वजाहत बरकी मकनातीसी नजरिए से नहीं हो सकती। ठीक है, या बरकी मकनातीसी जो लहरी है नजरिया, उससे नहीं हो रही थी। उसके अंदर कौन से 2 नजरियात है, मुख्तसर अंदाज में हम इनको देखने वाले। पहला, सियाह जिस्म अशआ, हॉट बॉडी इफेक्ट इसको कहा जाता है। दूसरा, जिया बरकी असर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सियाह जिस्म, ब्लैक बॉडी इफेक्ट, जिया बरकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों कुछ ऐसी चीजें थी जिन चीजों से साइंसदानों ने इस बात को अखज किया कि जो कोई भी शुआएं, जो कोई भी बरकी मकनातीसी शुआएं, वो असल में जर्रात से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा इसके अंदर इफेक्ट है, सियाह जिस्म इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये मिटा दो इतना। तो यहां पर अभी याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं कि डुअल नेचर में लहरी किरदार हम देख लिए, जर्राती किरदार अब देखने वाले, और जर्राती किरदार के बाद में फिर हमको जो बात देखनी है वो रहूंगा एटमी तीफ। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा, इसमें किसी को कोई सवाल है कि भाई लहरी किरदार में तूले मौज क्या रहता, फ्रीक्वेंसी क्या रहता? अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सियाह जिस्म अशआ, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब इसको मिसाल से जरा समझने की कोशिश करें कि जब कभी हम किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को हम अगर गर्म करें, हीट दे, तो टेम्परेचर मिलने के बाद में उसमें से अलग अलग शुआएं निकलती। ठीक है, जैसा कि लोहे को अगर हम गर्म करेंगे, तो लोहा जब गर्म होगा, तो गर्म होते वक्त क्या होता, पहले तो वो इतना कुछ खास उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, दर्जे हरारत में उसका इजाफा होते रहेगा बस, कि हाथ लगाने पर जिसको आप महसूस कर सकते। लेकिन हम उसको और लगातार गर्म करते रहें, गर्म करते रहें, तो बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद में फिर ये होता है कि लोहे में से कुछ शुआएं निकलने लगती है कि वो बहुत गर्म होने के बाद सुर्ख हो जाएगा, लाल हो जाएंगे। फिर और गर्म करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, गहरा सुर्ख हो जाएगा।
लेकिन फिर हम उसको और गर्म करेंगे तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सफेद शुआएं निकलने लगती है उसमें, देखिए बहुत ज्यादा। और सबसे आखिर में कैसी शुआएं निकलने लगती, नीली। मतलब ये क्यों हो रहा है भाई, शुआएं उसमें से क्यों निकल रही? तो उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता कि जब कभी किसी भी ठोस चीज को हम तवानाई देते हैं या गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर या बरक़ी मकनातीसी शुआओं के ज़ेर असर लाने पर तवानाई का कुछ हिस्सा जो का तो मुनक़िस होता है, कुछ हिस्सा जज़्ब और कुछ मुंतकिल हो जाता है। इसको जरा समझो। मतलब मिसाल के तौर पर कोई एक ठोस चीज है, ये कोई ठोस चीज है, ठीक है, और इस ठोस चीज को हम दे रहे हैं कुछ बरक़ी मकनातीसी शुआएं। या तो हम उसको गर्म करें या फिर हम क्या करें, बरक़ी मकनातीसी शुआएं, दोनों में से कोई भी एक चीज हम। मिसाल के तौर पर हम उसको क्या दे रहे हैं, बरक़ी मकनातीसी शुआएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम उसको दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके पास में आएंगे तो वो तीन चीजें कर सकता है। पहली चीज ये करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे इसके पास में है वैसे के वैसे उसमें से बाहर निकल जाए, ठीक है। मतलब जैसे रेडिएशन है बाहर निकले, जैसा कि कांच है अगर अपने पास में, तो हम देखते हैं इधर की लाइट उधर आ जाती है या नहीं। तो ये उधर से इधर निकल जाना, इसको ट्रांसमिट हो जाना, इसको कैसे है, मुंतकिल हो जाना। क्या हो जाना, मुंतकिल, ठीक है। एक तो ये हो सकता। दूसरी चीज ये भी इसके अंदर मुमकिन है, वो ये कि जब शुआएं उसके ऊपर आती तो वो कुछ हिस्से को जज्ब कर लेंगे। मतलब शुआ को कुछ हिस्सा क्या कर लेंगे, जज्ब, और कुछ हिस्सा मुनाकिस करेंगे। मुनाकिस पता है ना आपको, अक्स। अक्स इनेकास का मतलब क्या रहता है कि शुआएं जिस जगह पर आकर टकराएं उसी जगह से पलटकर वापस चले जाए। तो कुछ हिस्से को क्या करेंगे, वापस मुनाकिस कर देंगे। कुछ को उसने क्या किया, जज्ब। तीन चीजें हो रही हैं। सबसे पहले उसने कुछ को क्या कर लिया, जज्ब। कुछ को क्या कर सकता, मुनाकिस भी कर सकता। और उसके बाद में कुछ को क्या कर सकता भाई, मुंतकिल भी कर सकता। मुंतकिल तीन तरह की चीजें वो यहां पर कर सकता, बराबर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो लोहे का टुकड़ा हम गर्म कर रहे थे, मतलब लोहा हमने गर्म किया। जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे को गर्म करते वक्त क्या रहा, हम उसको लगातार तवानाई दे रहे। तवानाई देने की वजह से वो लोहे के टुकड़े के अंदर से क्या होता, अलग अलग शुआएं निकल रही। इसका मतलब जो तवानाई उसको मिल रही है, जो कोई भी तवानाई उसको मिल रही है, वो तवानाई को बरक़ी मकनातीसी शुआओं की शक्ल में वो बाहर खारिज कर रहा है। तवानाई उसके जिस्म से, वो लोहे के टुकड़े से बाहर आ रही, और अलग अलग बरक़ी मकनातीसी शुआएं यहाँ से नहीं, कोई एक निकली क्या, मतलब सिर्फ सुर्ख निकली यहाँ पर नहीं, सुर्ख भी निकली, रेड भी निकली, थोड़ी वो गहरी भी हुई, लेकिन सफेद भी निकली, नीली भी निकली। मतलब जिसमें से अलग अलग तरह की बरक़ी मकनातीसी शुआएं यहाँ से निकल रही। बात समझ आ गई, कोई एक किस्म की नहीं निकल रही, याद रखो, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई कि कुछ जिस्म जज़ब करेगा, कुछ जिस्म इखराज करेगा। इखराज अलग अलग तरीके से कर सकता हो, मतलब यहां पर इस तरह से हो कि बहुत सारी शुआएं इसके ऊपर आई, कुछ उसने जज्ब कर लिया, और जज्ब करने के बाद में कुछ को उसने इधर इखराज किया। पूरे उनको इखराज नहीं किया, जज्ब करने के बाद कुछ को इखराज किया, तो ऐसा भी होगा। तो यहाँ पर आई, उसके ऊपर जब आई, कुछ हो गई यहाँ पर मुनकिस, कुछ हो गई अंदर ही जज्ब, और कुछ बाहर उसका इखराज हो गया। बात समझ आ रही, तो इस तरह से यहाँ पर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि वो जिस्म जो तमाम फ्रीक्वेंसी की शुआओं को जज्ब और खारिज कर सकता है, सियाह जिस्म ब्लैक बॉडी कहलाता है, और इससे निकलने वाली अशआ को सियाह जिस्म अशआ कहते हैं। जरा बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि जब कभी हमें कोई भी चीज का कलर नजर आता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कौन सा कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, रेड कलर आपको नजर आ रहा है। अब इसका रेड कलर नजर आने के पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि असल में जब बरखी शुआएं यहाँ पे, मतलब जो लाइट की शुआएं जब आएंगी, ट्रैवल करते हुए आकर यहाँ टकराएंगी, मतलब ये लाल वाले हिस्से के ऊपर, तरह वो लाल वाले हिस्से के ऊपर आकर टकराती हैं। तो टकराने के बाद में वो शुआओं का कुछ हिस्सा जज्ब कर लिया उस हिस्से ने, मतलब लाइट की कुछ शुआओं का जज्ब कर लिया, और कुछ हिस्से को उसने वापस मुनकिस कर दिया आपकी तरफ। तो होता ये कि जब यहां से इसकी जो शुआएं मुनकिस होकर आपकी आंख की तरफ आ रही, तो जो शुआएं उसने मुनकिस किया वो शुआएं लाल कलर की थी, इसलिए आपको लाल कलर नजर आ रहा। लेकिन अगर हम ये देखें
आपको इसका कलर कैसे नजर आएगा भाई? ब्लू, नीला कलर नजर आ रहा। नीला कलर नजर आने की वजह यहाँ पर ये है कि ये वाला जो हिस्सा है, जब इस पे से जो शुआएं निकल रही हैं, तो जो शुआएं उसमें से निकल रही है वो शुआओं का कलर कैसा है? नीला। बराबर, क्योंकि देखो हमने देखे ना अलग अलग कलर की शुआएं होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नीला, लाल। जो अब यहाँ पर आपको लाल वाला हिस्सा नजर आ रहा, ये लाल वाला आपको कलर इसलिए नजर आ रहा क्योंकि यहाँ से जो शुआएं निकल रही हैं उन शुआओं का कलर लाल। यहाँ पे नीला वाला कलर आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ से जो शुआएं निकल रही है उसका कलर नीला है। ठीक है, ये तो चलिए मैंने बोर्ड की बात किया। हम अपने आस पास में भी जो चीजें देखते हैं, किसी भी चीज का हमको कलर जो नजर आता है उसके पीछे वजह ये होती कि जो कोई भी लाइट होती है, आपको पता होगा कि हमारी जो नॉर्मल लाइट है कुछ कलरों का मजमुआ होती है। कितने कलर होते हैं? 7 धनक के 7 कलर आपने सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 कलर मौजूद है। धनक के कितने कलर होते हैं? 7। ठीक है, ये 7 कलर होते हैं। तो यहाँ पर होता है कि एक लाइट सफर करते हुए, ट्रेवल करते हुए, और लाइट आकर किसी एक जिस्म के ऊपर टकराई, तो वो जिस्म क्या करा, अगर पूरी की पूरी लाइट को उसने बाहर निकाल दिया मान लीजिए। ठीक है, मतलब ये लाइट आई और जिस्म ने क्या किया, पूरी की पूरी लाइट जैसे कि वैसे बाहर निकाल दी, तो वो चीज ट्रांसपेरेंट होती है, शफाफ। पूरी की पूरी बाहर निकल गई जैसे कि वैसे, जैसा कांच में से बाहर निकलती है ना, तो कांच कैसी होती है? शफाफ। बात समझ आ गई? तो अगर पूरी की तो पूरी मुंतकिल हो जाए तो ये शफाफ हो जाएंगी, पहली बात होगी। लेकिन ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जो पूरी तरह से मुंतकिल करेंगी। ज्यादातर में क्या होता है, लाइट आएंगी, कुछ हिस्सा इसके अंदर हो जाएगा जज्ब। क्या हो जाएगा? जज्ब। और जज्ब होने के बाद में कुछ हिस्सा जो है उसका बचा हुआ मुनकिस हो जाएगा, और कुछ हिस्सा उसका जो है मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मुनकिस हो रहा, कुछ जज्ब हुआ, जज्ब होने के बाद में कुछ हिस्सा यहाँ से मुनकिस हो रहा, तो ये जो कोई भी हिस्सा भी यहाँ से बाहर निकलेगा वो जो शुआओं पर मुश्तमिल होगा वो कलर आपको नजर आएगा। मतलब पेन का कलर आपको जो नजर आ रहा वो इसलिए कि लाइट की शुआएं इसके ऊपर आकर टकराई। लाइट के अंदर तो सातों भी कलर थे, उसने कुछ कलर को पकड़ लिया, कुछ कलर को छोड़ दिया, तो जो कलर उसने छोड़ा वो कलर आपको इसमें से नजर आ रहा। बात समझ आ रही? क्लियर है? अच्छा, अब अगर कोई चीज है जिसका कलर है ब्लैक, कैसा कलर है? ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक कलर आने की वजह कोई बता सकता क्या होता है? ब्लैक कलर आने के पीछे का रीजन ये रहता है कि अगर कोई कलर आपको नजर आ रहा है जो कि ब्लैक है, काला है, तो काला नजर आने के पीछे वजह ये होती कि तमाम शुआओं को जज्ब कर लेता हो। कोई शुआ को खारिज करेगा क्या? नहीं। तो ये जब कभी शुआओं को जज्ब करने लगे, जितना ज्यादा जज्ब करेंगे उतना ज्यादा कलर होता चला रहेगा काला। ठीक है, तो ये काला कलर आने के पीछे ये वजह होती है कि वो शुआओं को जज्ब कर रहा। और जब कभी कहीं सफेद कलर आपको नजर आए तो वो तमाम शुआओं को खारिज कर दे रहा, किसी को भी जज्ब नहीं कर रहा। तो इसलिए आप सोचते होंगे कि जो काले कपड़े रहते हैं उनमें गर्मी क्यों महसूस होती? शुआएं जज्ब कर, धूप में अगर आप काले कपड़े पहन के निकलेंगे गर्मी क्यों लगती? काले कपड़े सूरज की तमाम शुआओं को जज्ब करते चल रही है। अभी बात समझ आ रही? अच्छा, जो काला कलर मैंने आपको बताया कि शुआओं को जज्ब करता, ये भी 100% शुआओं को जज्ब नहीं करता। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ शुआएं बिलाखिर वो खारिज कर ही देता। तो लेकिन ऐसा जिस्म जो मुकम्मल तौर से 100% तमाम ही शुआओं को जज्ब कर ले उसको कहा जाता है ब्लैक बॉडी। मतलब वो जिस्म जो तमाम फ्रीक्वेंसी की शुआओं को जज्ब और खारिज कर सकता है, सिया जिस्म ब्लैक बॉडी कहलाता है। और इससे निकलने वाली शुआओं को सिया जिस्म अशआ कहते हैं। ठीक है, इतनी बात रख के उसको खत्म करेंगे सिया जिस्म अशआ को, कि इसके ऊपर अगर आप देखें सिया जिस्म या ब्लैक बॉडी बनाई कैसे जाती और सुनिए। ठीक है, ये जो सिया जिस्म है इसको अगर हम देखें कि किस तरह से ये इसका मामला है, वो ये कि हमने ये किया था कि एक कोई खौल लिया और खौल के अंदर अंदर हमने क्या किया, पूरी ब्लैक परत चढ़ा दी। ब्लैक बॉडी बनाने के लिए ये तरकीब की जाती है। फिर अब आता हूं उसे गर्म करें, या बरक़ी मक़नातीसी शुआएं उसको हम दे,
तो यहाँ पर देखने में आता है कि उसके अंदर जो कोई भी शुआएं हैं अंदर बिल्कुल ट्रैप होते चले जाएंगे और तमाम की तो है अब तमाम अंदर ही जज्ब हो जाएंगी। जब अंदर जज्ब हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा तवानाई उसके अंदर पैदा होगी और वो बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी तवानाई फिर उसमें से यहाँ बाहर निकलने लगती। तो जो तवानाई इसमें से बाहर निकल रही इसे कहा जाता है सियाह जिस्म अशआ या ब्लैक बॉडी इफेक्ट। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये वाला देख लें आप कि जो रोशनी के जो 3 रवैये, रोशनी 3 अलग अलग रवैये हमको नजर आ सकते। ये जाएंगी, जाने के बाद में उधर से क्या होगी रिफ्लेक्ट, क्या हो रहा है वहां पर रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन होता इसे ही कहा जाता है इनएकास। क्या बोलेंगे इसको इनएकास मतलब मुनकिस होना। दूसरा देखिए यहाँ से लाइट आई और लाइट पूरी की पूरी क्या होगी एब्जॉर्ब, बाहर निकल रही है क्या उधर नहीं। तो इनएकास और इधर क्या आता है जज्ब होना, ये इसी को आता है इंजेजाब। पूरी तरह से यहाँ पर लाइट क्या होगी जज्ब हो गई। फिर इसी तरह से आप देखेंगे ये था ट्रांसपेरेंट कांच की तरह, तो उसमें से लाइट पूरी की पूरी आर पार निकल गई। तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब लाइट का मुंतकिल हो जाना या इखराज हो जाना। ठीक है, तो अभी इतनी तो बातें आप याद रखिए। इंशाल्लाह इसके बारे में और तफसीलन कुछ बातें कल आएंगी, फिर उसको हम देखते हैं इंशाल्लाह कि इससे नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, जज्ब हो गया तो जो जज्ब कर रहा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और वो इनेकास जब कभी होगा तो एक अलग चीज होगी, जज्ब होगा तो कुछ और मुंतकिल होगा तो अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग ठोस अशियां अलग अलग बिहेवियर ये शो करती है, कलर बदलते रहेंगे। ठीक है, अब कलर का जो नेचर है वो उसके हिसाब से रहेगा, जो कलर की शय रहेंगी वो तरह का वो इनेकास वहां से करते चले। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बस खाली आप इन बातों को अच्छे से याद रखिए कि बोहर ने अपने मॉडल को बताने से पहले कुछ दरियाफ्तें थी, उन दरियाफ्तों की मदद ली। सबसे पहले था दोहरा किरदार और था एटमी थीफ। दोहरे किरदार के अंदर एक आता है लहरी किरदार, एक आता है जर्राती किरदार। लहरी किरदार हमने देख ली, अब देख रहे हैं जर्राती किरदार, और आगे की बातें फिर एटमी थीफ वगैरह उसको देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम कुछ देर से 12वीं का लेक्चर शुरू करते हैं।